हेलो बच्चों, वेलकम टू ईसरल। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर दीक्षा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस की, जो आपके सेक्शन ई में आते हैं, 5 मार्क्स कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो बच्चे 11th-12th के साथ ही नीट की प्रिपरेशन, जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एडवांस ब्रह्मोस कोर्स है, खुद को इनरोल कर लीजिए क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो इसी के साथ 11th-12th के साथ प्रिपरेशन के साथ आप ड्रीम मेडिकल कॉलेज, ड्रीम आईआईटी कॉलेज में पहुंच सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Given are the two sections of two pipes। ठीक है, ए और बी दो पाइप दिए गए हैं। If you need to represent blood vessels with these। अच्छा, इनको हमें बताना है कि एज ए ब्लड वेसल है, which of the pipe would correspond to the artery and which one to a vein? Identify it and answer the following। पहली बात तो ये आती है कि इनमें से कौन सी आर्टरी होगी, कौन सी वेन होगी। हमें दो पाइप दिए हैं और इसको हमें एज अ ब्लड वेसल बताना है। तो हमें पता है कि जो आर्टरी होती है उसकी वॉल थिक होती है, साथ ही साथ ल्यूमेन बहुत कम होता है। थिक वॉल होने का रीजन ये होता है कि उनमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, तो वॉल कहीं ब्रेक ना हो जाए तो उसकी जो वॉल होगी वो डबल लेयर्ड होती है, साथ ही साथ थिक होती है। तो यहाँ पे जो बी है, इनकी वॉल थिक है, ल्यूमेन कम है, तो ये अपनी जो बी हो जाएगी, बी अपना क्या है, आर्टरी हो जाएगा, और ए अपनी क्या है, वेन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? बी इज बेस्ट डिफाइंड एज द ब्लड वेसल। बी आर्टरी के बारे में बताना है कि आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, साथ ही साथ इसमें वॉल्व की जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है। तो हमें बी के बारे में, आर्टरी के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑलवेज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन। सही बात है, पर एक्सेप्शन की बात यहां नहीं की है, तो अभी हम और ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ये बिल्कुल सही है कि हमेशा अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे, तो हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड फ्लो होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें बी बिल्कुल सही लग रहा है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं सी ऑप्शन क्या है। ऑलवेज ब्रेक अप इनटू कैपिलरीज दैट रियूनेट टू फॉर्म अ वेन। कहीं ब्रेक नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट है। और ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम वन विस्ट्रल ऑर्गन टू अनदर विस्ट्रल ऑर्गन। विस्ट्रल ऑर्गन की कहीं बात ही नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ए सी डी इनकरेक्ट हो गया और सी इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है इसका? In A, walls are present to check backward flow of blood flowing it। हमें पता है A क्या है, वेन है, इसमें वॉल प्रेजेंट रहते हैं। वॉल इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि ब्लड हमेशा कैसे लो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, कहीं बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए ब्लड का, तो इसको रोकने के लिए इसमें वॉल प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, वॉल्स प्रेजेंट होता है क्योंकि इसका जो प्रेशर रहता है वो बहुत ही लो रहता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड पार्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ए? ए यानी वेन। कैरीज ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन टूवर्ड्स द हार्ट। ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड, ये ऑप्शन गलत है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि क्या होता है, फ्रॉम ऑर्गन टूवर्ड्स द हार्ट, हमेशा जो वेन होती है वो हार्ट की तरफ ही मूव करती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका फोर्थ पार्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। देखो बच्चों, एक आपके लिए सजेशन दूंगी कि कहीं पे भी करेक्ट या इनकरेक्ट दिया हो कहीं क्वेश्चन में, तो आप उसको मार्क कर ले, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ऑप्शन चूज करना। तो हमें बताना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना है, ए हैज टिपिकली लार्ज ल्यूमेन देन बी। बी क्या है? अपनी आर्टरी है, और एक क्या है, वेन है। तो जो वेन रहती है वो थिन वॉल रहती है, और जो आर्टरी है वो थिक वॉल रहती है। तो थिक वॉल होने की वजह से आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो कम होता है, जबकि वेन का ल्यूमेन बहुत ज्यादा होता है। और ये ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहा है कि ए हैज टिपिकली लार्जर ल्यूमेन देन बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
Walls of B are elastic, enabling them to stretch and shrink during changes in blood pressure. हाँ, आर्टरी की जो वॉल रहती है वो थोड़ी इलास्टिक रहती है ताकि कुछ चेंज को वो इजीली एडजस्ट कर दे. ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है. सी क्या है? फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लोअर इन ए देन बी. सही बात है ना. सही बात है कि ए में बहुत ही कम प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, जबकि आर्टरी में यानी बी में बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है. तो कौन सा इनकरेक्ट है? नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. सारे ही ऑप्शन सही है, मतलब कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. फिफ्थ पार्ट क्या है? ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज. आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है ना. ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है आर्टरी में वेन की कंपैरिजन में. तो हमें बताना है पल्मोनरी आर्टरी के बारे में. आर्टरी एक तरीके की मोर देन दैट ऑफ पल्मोनरी वेन. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेस देन दैट इन वेना केवा, नहीं, कम तो कहीं भी नहीं रहेगा. तो ये ऑप्शन तीनों इनकरेक्ट है. ओनली ए इज करेक्ट. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आवर बॉडी नीड्स टू रिमूव द वेस्टेज दैट बिल्ड अप फ्रॉम द सेल एक्टिविटीज एंड फ्रॉम डाइजेशन. हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है. इट दीज वेस्ट, यहाँ पे आएगा if these wastes are not removed then our cells can stop working and we can get very sick. हाँ, सही बात है. अगर इस वेस्ट को बाहर नहीं निकाला गया है तो हम सिक हो जाएंगे. The organs of our excretory system help to release wastage from our body. The excretory system consists of a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and urethra. Each kidney is made up of nearly 1 million complex tubular structure called nephron. सही बात है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स मिलेंगे. Formation of urine involves various processes that take place in different part of the nephron. Each nephron consists of a cup-shaped upper एंड कॉल्ड बोमन कैप्सूल, है ना. जो नेफ्रॉन रहता है, नेफ्रॉन का जो ऊपर का पार्ट रहता है उसमें बोमन कैप्सूल रहते हैं. उस बोमन कैप्सूल में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज बंच बना लेती हैं जिसको क्या बोलता है? मेल्पिगियन, कंप्लीटली मेल्पिगियन बॉडीज बोला जाता है. ठीक है, कंटेनिंग अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ठीक है, जो कैपिलरीज का बंच बन जाता है उसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं. ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल दोनों को कंप्लीटली क्या बोला जाता है? मेल्पिगियन बॉडीज बोला जाता है. बोमन्स कैप्सूल लीड्स टू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ठीक है, बोमन कैप्सूल्स के नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है? पीसीटी. ठीक है, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स व्हिच अल्टीमेटली जॉइन द कलेक्टिव ट्यूब. ठीक है, हमें पता है एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमें दे दी है, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमें दे दी है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होती है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म. हमें पता है जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो टॉक्सिक होते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिमूव करना बहुत जरूरी होता है. चाहे अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया. लीस्ट पूछा है तो लीस्ट सबसे कम कौन सा रहता है? यूरिक एसिड रहता है. सबसे ज्यादा अमोनिया होता है, उसके बाद यूरिया रहता है, देन यूरिक एसिड आ जाता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ यूरिनेशन इज गिवन बिलो इन रैंडम मैनर. आपको बता दिया है ये चीजें होती है यूरिनेशन के वक्त. ठीक है, हमें सीक्वेंस बताना है कि कहां से कहां प्रोसेस होगी. सबसे पहले की बात हम बता दें कि यूरिनेशन में पहले कहाँ आएगा? यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में होता है. फिर मैसेज कहाँ जाएगा? सीएनएस के पास. सीएनएस वापस मैसेज भेजेगा कि भाई इतना ब्लैडर फुल हो गया है, अब रिलीज कर दो. तब जाके यूरिनेशन या मिस्चुरेशन बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, तो वो प्रोसेस हो जाती है. तो सीक्वेंस हमें बताना है. पहला इसका क्या हो जाएगा? द ब्लैडर फिल्ड विद यूरिन एंड बिकम डिसेंडेड. मतलब फर्स्ट क्या हो गया, है ना? फर्स्ट इसका हो गया कि ब्लैडर पहले फिल होगा. फिर उसके बाद क्या होगा? स्ट्रेच्ड रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस, है ना? फिर सिग्नल जाएंगे कहाँ पे? सीएनएस के पास. फिर उसके आगे क्या होगा? सीएनएस पासेस टू मोटर मैसेज to initiate the contraction of smooth muscles to bladder and simultaneously relaxation of urethral sphincter. ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगी. उसके बाद क्या होगा? यूरिनेशन होगा, देन जिसको क्या बोला जाता है? मिस्चुरेशन बोला जाता है. तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ये वाला
पहले ब्लैडर फिल होगा, फिर मैसेज जाएगा सीएनएस के पास, फिर सीएनएस वापस मैसेज भेजेगा कि भाई अब रिलीज करने का वक्त आ गया, देन ऑप्शन थर्ड, यानी सेकंड ए फोर्थ थर्ड, सेकंड ए क्या हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, यानी थर्ड सबसे एंड में आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु इज नॉट टेकिंग फूड और ब्रिवेजेस विल हैव इन यूरिन। क्या बोल रहा है, पर्सन ने क्या नहीं लिया, ना फूड लिया ना ब्रिवेजेस लिया है, ठीक है, तो क्या नहीं होगा उसके अंदर, यूरिन नहीं होगा, है ना, तो उसके अंदर लेस यूरिया फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा भाई डाइजेशन ही नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो लेस यूरिया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज द फर्स्ट कलेक्टेड बाय, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सबसे पहले कहाँ आता है, हमें पता है, अभी इसी क्वेश्चन में हमें बताया था कि बोमन कैप्सूल्स के नीचे क्या होता है, पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी एंड देन कलेक्टिव डक्ट। तो बोमन कैप्सूल कहाँ नीचे आएगा, डीसीटी में, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फर्स्ट कलेक्टेड इन बोमन कैप्सूल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल नेफ्रॉन फ्रॉम अ मेमेलियन किडनी, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट, मैच देम विद ऑप्शन 1 to 4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें डायग्राम दे दिया नेफ्रॉन का और ए बी सी डी ई बता दिया और इसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ए की बात करें तो ए क्या है, बोमन कैप्सूल वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं जो जो मटेरियल रीएब्जॉर्ब होने वाले होते हैं, वाटर हो गए, बहुत सारे ग्लूकोज, अमोनिया, जितने भी होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। सी पार्ट में क्या होता है, सी पार्ट में जितने भी आयंस रहेंगे, अमीनो एसिड रहेगा, है ना, ग्लूकोज रहेगा, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर बी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, और आपके इसकी बात करें, किसकी, डी की बात करें, यानी डीसीटी, है ना, डीसीटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच होता है, और ई वाले पार्ट में क्या होता है, ब्लड का वापस रीएब्जॉर्प्शन, सॉरी वाटर का बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी जो यूरिन है उसके अंदर कम से कम वाटर रहे। ठीक है, तो आपका साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज ए। ठीक है, कलेक्ट द यूरिन एंड मेक इट मोर कंसंट्रेटेड, कहां पे होगा, कलेक्शन की बात की है, कलेक्शन की बात की है तो यूरिया का कलेक्शन हमेशा कलेक्टिंग डक्ट में होगा। ठीक है, द मेन साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और अमीनो एसिड दैट इज सी, और फोर्थ क्या है, लार्जली रीएब्जॉर्ब फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, तो ये होता है आपका डीसीटी में। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, फर्स्ट का हो जाएगा ए, सेकंड का हो जाएगा ई, थर्ड का हो जाएगा सी और फोर्थ का हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये आपके नेफ्रॉन की फंक्शनिंग है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है ताकि अपना यूरिन कंसंट्रेटेड हो, उसके अंदर वाटर का अमाउंट कम हो। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, दिस एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम कैटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें क्या क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, बहुत सारी चीजें। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड वुड रिलीज इन द प्रोसेस, so the body requires a continuous exchange of gases. Oxygen from atmosphere is taken inside and carbon dioxide produced is given out. हाँ, सही बात है कि हमें कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, in human beings respiratory pigment called hemoglobin present in RBCs has very high affinity for oxygen. हाँ, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। इन टिश्यूज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। ठीक है, यहीं पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू सेल्स के बीच में, यानी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो वापस ब्लड में मिल जाता है और ब्लड से जो ऑक्सीजन आती है वो सेल्स ले लेती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे करना केस बेस कि अगर मान लो आपको रीड करने के बाद भी नहीं पता लग रहा कि मैं
क्या ऑप्शन चूज करूँ, तो उसको पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि सारे जो आंसर पूछे जाएंगे केस बेस में इसी पैराग्राफ के अंदर होंगे। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं हर एक पैराग्राफ से, हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ के। पहला पार्ट क्या है, पीपल लिविंग एट द सी लेवल हैज अराउंड 5 million RBCs per cube millimeter of their blood, whereas those living at altitude of 4500 meters have around 8 million. This is because at high altitude, हमें पता है जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ब्लड में आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हाइट पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो और आरबीसीज ज़्यादा रहेंगी तो आरबीसीज का काम क्या है, ऑक्सीजन से बाइंड करना। तो जितनी कम ऑक्सीजन होगी तो शरीर में क्या होगा, आरबीसीज उतनी ज़्यादा होंगी, ताकि कम ऑक्सीजन लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को क्या मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हाई एल्टीट्यूड पे हाई आरबीसीज काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस, हेंस मोर आरबीसीज आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ठीक है भाई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है शरीर को, पर इतने कम में आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन जितनी लिमिटेड मात्रा में है वो बाइंड कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गिवन ग्राफ इल्यूस्ट्रेट्स द चेंज इन लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। हमें ब्रीथिंग के बारे में बताना है। ब्रीथिंग में क्या होता है, जब ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, रिब्स एक्सपेंड हो जाती हैं अपनी, है ना। तो इससे हमें बताना है ब्रीथिंग से रिलेटेड, द चेंज फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड इंडिकेट्स दैट, यानी जैसे जैसे ये लंग वॉल्यूम एक्स जो है, एक्स जो एक्सेस है वो हमें क्या बता रहा है, लंग का वॉल्यूम बता रहा है। सॉरी, जो वाई वॉल्यूम है वो वाई एक्सेस है वो हमें क्या बता रही है, लंग का वॉल्यूम बता रही है, जबकि एक्स एक्सेस हमें क्या बता रही है, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो सेकंड से थर्ड में चेंज हो रहा है, तो जो लंग का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है ना, यहां से यहां तक ये कम हो रहा है, वॉल्यूम एयर बढ़ रही है, तो यहाँ पे यानी वॉल्यूम कम होना। एक्सपायरेशन के वक्त क्या होता है, जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम होता है ताकि हम ब्रीथ आउट कर पाए, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर है ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो जब हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, यानी एक्सपायरेशन प्रोसेस हो रही है। तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अवे फ्रॉम द लंग्स, नहीं, ये तो यानी लंग्स से दूर जाना, तो ये इंस्पायरेशन की प्रोसेस हो गई, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। एक्सपेंशन ऑफ द थोरेकिक कैविटी, थोरेकिक कैविटी एक्सपेंड हो रही है, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, लंग्स से बाहर यानी ब्रीथ आउट करना, एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, जबकि इंस्पायरेशन में वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, जबकि एक्सपायरेशन में प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होती चली जाती है। तो वॉल्यूम कम हो रही है तो मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। थर्ड पार्ट क्या है, Which one of the following is possibility for most of us in regarding to breathing by making a conscious efforts? ठीक है, हमें ब्रीथिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। One can breathe out air totally without oxygen. ब्रीथिंग कैसे पॉसिबल है? ब्रीथिंग का मतलब ही यही है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑक्सीजन होगी तभी ब्रीथिंग होगी। One can breathe out air through Asterian tube by closing both nose and mouth. पॉसिबल ही नहीं है। One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. हाँ, हम क्या breathe out and breathe in कर सकते हैं डायफ्राम के थ्रू, सिर्फ डायफ्राम के साथ, विदाउट मूवमेंट इन रिब्स एट ऑल। हाँ, विदाउट रिब्स को मूवमेंट करवा के भी हम ब्रीथिंग कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्शियस है ये, बिल्कुल एफर्ट्स के साथ हो सकती है। द लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी बाय फोर्सफुली ब्रीथिंग आउट ऑल एयर फ्रॉम देम। ये भी इनकरेक्ट है। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में हमेशा रहती है, एकदम हम एम्प्टी नहीं कर सकते लंग्स को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कि हम डायफ्राम के साथ ब्रीथिंग कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिब्स। ठीक है,
तो फर्स्ट क्या है, आर द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। तो हमें पता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इज द कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। कॉमन पैसेज क्या है, फेरिंग्स है, तो इसका हो जाए फेरिंग्स क्या है अपना पी हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है, इज प्रोवाइडेड विद इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग हमें कहाँ मिलती है, ट्रैकिया में, दैट इज क्यू। फोर्थ क्या है, रिलैक्सेस एंड गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। कौन होता है वो, डायफ्राम होता है, तो एस। फिफ्थ क्या है, मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कौन मूव करते हैं, यानी रिप्स, दैट इज टी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो गया फर्स्ट एल्वेलाई, जो कि आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आर पी क्यू एस एन टी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट टू इनिशिएट इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के वक्त क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, हमें सीक्वेंस बताना है, कौन कौन से सही हैं, सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इंट्राथोरैकिक प्रेशर ऑफ लंग डिक्रीज, अच्छा, एयर रश इनटू द लंग्स। सबसे पहले क्या होगा हमारे साथ बच्चों, पहले क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ये वाली प्रोसेस भी होगी, ठीक है। और इसका अगर प्रेशर की तो बात वॉल्यूम के बाद करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंट्राकोस्टल मसल, यानी फर्स्ट होगा, फिर आपका होगा फोर्थ, है ना, पहले होगा फर्स्ट फिर फोर्थ, फिर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक इंक्रीज, यानी वॉल्यूम बढ़ेगी, ये थर्ड नंबर पे आएगा। साथ ही साथ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा। और सबसे एंड में आपका क्या होगा, जिसकी वजह से एयर अंदर लंग्स में जाएगी। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड देन फिफ्थ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। हम एनिमल में नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी मिलता है, साथ ही साथ मस्कुलर टिश्यूज का भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मिलता है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। हाँ, जब हम सडन किसी हॉट पॉट को छू लेते हैं तो वो डेंजरस कंडीशन है, ठीक है। वी नीड टू डिटेक्ट इट and to respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? All information our environment is detected by a specialized tip of some nervous cells. These receptors are usually located in our sense organ such as in inner ear, nose, tongue and so on. So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptor will detect smell. सही बात है, बिल्कुल सही है। गैस्ट्रेटरी क्या करती है, टेस्ट को डिटेक्ट करती है, जबकि ऑल्फैक्टरी क्या करती है, स्मेल को करती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है, न्यूरॉन के ऊपर है, ठीक है। तो न्यूरॉन, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। हमें पता है कि मैसेज सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, डेंड्राइट्स पे आते हैं, डेंड्राइट से कहाँ जाते हैं, सेल बॉडी से, सेल बॉडी के पास कहाँ जाते हैं, एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया, डेंड्राइट, देन सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव द इंफॉर्मेशन फर्स्ट, ठीक है, कौन सा होता है आपका, डेंड्राइट्स होते हैं। थर्ड क्या है, एट विच प्लेस द इलेक्ट्रिक इम्पल्स गेट कन्वर्टेड टू अ केमिकल इम्पल्स। कहाँ पे होता है, साइनैप्स पे होता है, यानी दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसे साइनैप्स बोलते हैं, और वहीं पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कन्वर्ट हो जाती है केमिकल इम्पल्स में। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पे होता है, जब हमें मसल को मूवमेंट कराना होता है तो मसल्स के पास में, के एंड में, मसल्स के बिल्कुल एंड में जो न्यूरॉन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, न्यूरोमस्कुलर यानी न्यूरॉन प्लस मसल के बीच का जो जंक्शन होगा, जहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा, मसल के पास जाएगा, और मसल को क्या करेगा, मूवमेंट करने के लिए बोलता है। तो यह इसी को ही क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक पिक्चर आपको इस तरीके से बनाना है, डेंड्राइट्स बनाने हैं, सेल बॉडी बनानी है, या डायग्राम आपको दिखा दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। प्रीति इज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, शी हैज डिफरेंट फ्लावरिंग
plants in her garden. One day, few naughty children entered her garden and plucked many leaves of bryophyllum plant and threw them here and there in the garden. After a few days, Preeti observed that new bryophyllum plants coming out from the leaves which fall on the ground. है ना, हमें पता है जो ब्रायोफाइलम होता है वो उनके ऊपर क्या होती है, वो लीफ बर्ड के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं. बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइलम से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर क्वेश्चन बन सकता है आपका केस बेस. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द इंसिडेंट साइट्स द पैराग्राफ इंडिकेट्स. क्या बता रहा है कि ब्रायोफाइलम की लीव से क्या मिल रहा है, नए प्लांट्स बन रहे हैं. तो ये क्या बता रहा है अपन को, ब्रायोफाइलम लीव्स हैव स्पेशलाइज्ड बर्ड दैट जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट. बिल्कुल सही बता रहा है ये. ब्रायोफाइलम कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली थ्रू लीव्स. बिल्कुल सही बात है, लीव्स के थ्रू ही होता है ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सी क्या है, ब्रायोफाइलम इज फ्लावरिंग प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस ओनली एसेक्सुअली. नहीं, सेक्सुअली भी होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ठीक है, इस केस में नेक्स्ट पार्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली थ्रू लीव्स लाइक ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम के अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स कौन करता है, बिगोनिया. ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, डू यू थिंक एनी अदर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम कैन हेल्प इन प्रोपगेशन, इफ यस देन विच पार्ट. हमें पता है वैसे तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर प्लांट करता है ब्रायोफाइलम तो वो लीव्स के थ्रू करता है, इसके अलावा वो स्टेम के थ्रू भी कर सकता है. तो रूट्स के थ्रू नहीं होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम के थ्रू होता है. ठीक है, फ्लावरिंग के थ्रू भी नहीं होता है, फ्रूट्स के थ्रू भी नहीं होता. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज आर्टिफिशियली प्रोपगेट बाय स्टेम कटिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टेम कटिंग के थ्रू ओनली रोज में देखा जाता है इन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस. पोटैटो में भी स्टेम कटिंग नहीं मिलेगी. ठीक है, ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है. स्नेक प्लांट इसमें भी नहीं होता. रोज में आपको क्या मिलेगा, स्टेम कटिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन मिलेगा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी नहीं होता स्टेम कटिंग के थ्रू. ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अ न्यूली मैरिड कपल डज नॉट वांट हैव चिल्ड्रन फॉर फ्यू इयर्स. दे consulted a doctor who advised them barrier method and chemical method of birth control. बच्चों आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. केस बेस्ड क्वेश्चन या तो हेरिडिटी का है चांस बहुत ज़्यादा कि वहाँ से बनेगा, या बनेगा आपका बर्थ कंट्रोल मेथड से. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है. येट अनदर कपल हु ऑलरेडी हैव 2 चिल्ड्रंस एंड आर मिडिल एज also consulted doctor for some permanent solution to avoid unwanted pregnancy. Doctor avoid them surgical method of birth control. ठीक है मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते कपल उनके लिए तो डॉक्टर ने बैरियर मेथड और केमिकल मेथड एडवाइस किया फॉर बर्थ कंट्रोल. और जिन कपल के 2 बच्चे हैं उनको एडवाइस किया परमानेंट मेथड के लिए. हमें पता है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी होता है परमानेंट सोल्यूशन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. हमें पता है ये बैरियर में क्या आ जाते हैं, कंडम्स एंड डायफ्राम. ठीक है, ऑरल पिल्स भी नहीं आती है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी ए एंड बी. हाउ फिजिकल बैरियर प्रिवेंट प्रेगनेंसी. बैरियर मेथड क्या करती है, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से फ्यूज नहीं होने देती, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता. तो इसका आंसर हो जाएगा दे किल स्पर्म, नहीं. दे किल ओवम, नहीं. दे प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द एग. उनमें मीटिंग नहीं हो पाती है जिसकी वजह से फ्यूज नहीं होंगे एग और स्पर्म, और जिसकी वजह से क्या होगा, जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ केमिकल मेथड्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी. केमिकल मेथड में क्या आ जाता है, ऑरल पिल्स आ जाते हैं, वेजाइनल पिल्स आ जाती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेजाइनल पिल्स कंटेन केमिकल कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स व्हिच किल द स्पर्म. बिल्कुल सही, किल कर देती है वो स्पर्म को. ठीक है, ऑरल पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन सो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. हाँ, ऑरल पिल्स क्या करती हैं, एग को फॉर्म ही नहीं होने देती. एग को फॉर्म नहीं होने देंगी तो फ्यूजन नहीं होगा. ये ऑप्शन भी सही है. ऑरल पिल्स स्टॉप मेंस्ट्रुएशन इन द फीमेल. कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन सीज नहीं होता है, उनमें मेंस्ट्रुएशन तो होता है पर एग फॉर्मेशन रुक जाता है. ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन तो होगा, तो ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट.
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, क्या है सर्जिकल मेथड? सर्जिकल मेथड में अगर मेल्स की बात करें तो वहां पे होता है वेसेक्टोमी, अगर फीमेल्स की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इन्वॉल्व्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज इन वुमेन पर्टिकुलरली आफ्टर 8th वीक ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो बच्चों गलत है, कहीं टर्मिनेशन नहीं करता है। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट was difference in female is removed by surgical operation and both cut and are ligated properly। हाँ बिल्कुल सही बात है, वॉस डिफरेंस को कट किया जाता है और उसको टाई कर जाता है वापस, तो नॉर्मल प्रोसेस चलती है। स्मॉल पोर्शन, सी ऑप्शन क्या है, स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इन फीमेल्स इज रिमूव बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड कट एंड्स आर लाइगेटेड, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड सी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस केस में। ठीक है, वहां पे क्या होता है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल मेथड। हमें बताना है बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द कपल फ्रॉम एसटीडीज। बिल्कुल सही बात है, बैरियर मेथड जो होता है एसटीडीज से भी बचाता है। Some women experience unpleasant side effects on taking oral pills because of change in hormonal balance in the body। ये बिल्कुल सही बात है, unpleasant होता है वो। Surgical method in males is called vasectomy and females is called tubectomy, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही है, हमसे सही ही पूछ रहा है, करेक्ट ही पूछ रहा है हमसे, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द साइकिल ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्स हार्मोन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होती है, जो भी 28 डेज का जो साइकिल होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्स हार्मोन ही होता है। इन एवरी 28 डेज एट एन इंटरवल ऑफ 28 डेज अ सिंगल एग इज रिलीज फ्रॉम आइदर ऑफ 2 ओवरीज। हर 28 डेज में क्या होता है, दोनों ओवरीज में से एक ओवरी क्या करेगी, एग फॉर्मेशन करती है। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप इन मैरिड कपल। क्या हुआ, किसी मैरिड कपल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया। शी गॉट हर सेल्फ टेस्टेड एंड वॉज हैप्पी टू डिस्कवर दैट शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, विद फर्स्ट बेबी। तो इस रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, क्वेश्चन बन सकता है ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में। व्हाई मेंस्ट्रुएशन स्टॉप इन प्रेग्नेंट वुमेन, क्यों मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो एग आता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है और वो फ्यूज होके क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। जाइगोट कहाँ पे आता है, यूट्रस में आता है। यूट्रस की वॉल से क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है और उसकी जो यूट्रस की वॉल होती है वो नरिश करती है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो क्यों रुक जाता है, क्योंकि द एग गेट फर्टिलाइज, नो नीड टू टेक एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी, एक्सपेल्डेड आउट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, गेट फर्टिलाइज हो गया है वो, बिल्कुल सही है। ओव्यूलेशन स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो डू मेंस्ट्रुएशन, ये भी सही है। थिक यूटेराइन लाइनिंग इज नीडेड टू प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हाँ ये भी सही है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इस केस में, सारे ही ऑप्शन सही है। फर्टिलाइज हो जाता है वो, इनर लाइनिंग, यूट्रस की इनर लाइनिंग से इम्प्लांट हो जाता है और यूट्रस की इनर लाइनिंग उसे न्यूट्रिशन देती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन तीनों ही सही है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सेकंड क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्ट दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी इन द फीमेल। सबसे पहले क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट जाके जब यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट हो जाता है तो इम्प्लांटेशन होगा। तो बी, ए, सी एंड देन डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और एग बनेगा तब जाके तो फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद इम्प्लांट हो जाएगा। हाउ इज जाइगोट डिफरेंट फ्रॉम एम्ब्रियो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है। जब एक एग स्पर्म से फ्यूज हो जाता है तो बनाता है जाइगोट, जो डबल सेल नहीं होती, वन वो एक ही सेल जाती है ना। जबकि एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो कैसे बनता है, जब जाइगोट में कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहता है तो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो जाइगोट इज फॉर्म बाय रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो, नहीं, पहले जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, वेयर इज एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ जाइगोट। कहीं भी फ्यूजन नहीं होता जाइगोट का
डिवीजन के साथ बनता है एम्ब्रियो, जाइगोट में डिवीजन होता है। जाइगोट इज सिंगल सेल बट एम्ब्रियो इज मल्टी सेल। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। जाइगोट इज फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन बट एम्ब्रियो इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है, उसकी लाइनिंग क्या होती है, थिक जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो नरिश करती है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो का। यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक एंड वेस्कुलर, प्लेसेंटा डेवलप्स व्हिच लिंक्स द एम्ब्रियो टू मदर थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। बिल्कुल सही। यूट्रस लाइनिंग कंटेनिंग लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ब्रेक्स डाउन। अरे नहीं भैया, ब्रेक डाउन थोड़ा ना होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी सही है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। बिल्कुल सही बात है, 9 मंथ होती है। बी ऑप्शन क्या है, द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। बिल्कुल सही। इफ डॉक्टर फाइंड्स any abnormality in the developing fetus then he may terminate pregnancy at early stage known as abortion। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में तो अर्ली स्टेज में, अर्ली के मतलब कंसीव कर लिया, उसके कंसीव के कुछ टाइम बाद ही वो क्या हो जाता है, डॉक्टर उसे टर्मिनेट करवाने के लिए एडवाइस दे देता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सारे ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन क्या है, द क्रॉस। अब ये आ गया हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएं अच्छे से, क्योंकि हेरिडिटी में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कैलकुलेशन करने में, कहीं क्रॉस नहीं करवा पाते, कहीं कुछ नहीं करवा पाते। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। द क्रॉस दैट इज इंक्लूड द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर साइमल्टेनियसली इज रेफर टू एज डाईहाइब्रिड। हाँ, डाईहाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। मेंडल चूज प्योर ब्रीडिंग प्लांट फॉर येलो एंड ग्रीन एंड राउंड एंड रिंकल शेप सीड्स। ठीक है, ये इसने क्या ले लिया, येलो एंड राउंड का क्रॉस कराया ग्रीन एंड रिंकल के साथ। ठीक है, ही क्रॉस पॉलिनेटेड द प्लांट हैविंग येलो राउंड, ठीक है, सीड विद प्लांट हैविंग ग्रीन रिंकल। यही है, यही कैरेक्टर होगा। ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन वर हैविंग येलो राउंड। डोमिनेंट कैरेक्टर ही आगे जाता है तो कैसा होगा, येलो राउंड ही होगा। द प्लांट्स राइज फ्रॉम दीज सीड्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब उसने F2 के लिए क्या किया था, F1 प्लांट के जो प्लांट थे उसे क्या कराया था, सेल्फिंग करवाई थी। दे रिजल्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हैविंग 4 फिनोटाइपिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन येलो राउंड सीड। ठीक है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन दे दी है, येलो राउंड तो है पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है। एंड येलो रिंकल, यानी येलो और रिंकल ये वाली, इस वाली के साथ क्रॉस कराया है। ठीक है, व्हाट इज द ट्रू रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप ऑफ द ऑफरिंग इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में बताना है कि कैसे प्लांट होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ येलो रिंकल सीड, येलो रिंकल का कितना होगा, येलो रिंकल मतलब 3 होगा, है ना। टोटल हमें 3 प्लांट मिलेंगे ऐसे। प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन रिंकल, सबसे रिसेसिव कैरेक्टर यानी ग्रीन के साथ रिंकल, वो सिर्फ एक ही प्लांट होता है आउट ऑफ 8, तो इसका हो जाएगा 3:8। ठीक है, इस साथ ही साथ इसका 1 ऑप्शन। आप करके देख लेना इस क्रॉस को, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो येलो रिंकल का आ जाएगा 3 और जबकि ग्रीन रिंकल का आ जाएगा ओनली 1। हाउ मेनी ऑफ द टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट। कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ओनली एक टाइप का ही बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, है ना। निकाल के देख लेना, यही बनेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ राउंड येलो सीड हेट्रोजाइगस पी प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। हेट्रोजाइगस बोल दिया है उसने। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ, ये वाली कंडीशन, राउंड तो है पर हेट्रोजाइगस है, जबकि जो येलो है वो कैसा है, डोमिनेंट है, फुल्ली डोमिनेंट है। अमॉन्ग द ऑफरिंग इज, तो इसमें बच्चों ऑप्शन आपका आ जाएगा, सिर्फ एक ही प्लांट ऐसा, 2 प्लांट ऐसे मिलेंगे आपको, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, द परसेंट ऑफ स्मॉल वाई स्मॉल आर गैमीट प्रोड्यूस बाय,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर पेरेंट्स विल बी। अच्छा, हमें बताना है ये वाला बताना है सबसे, ये वाला प्लांट तो कैसा होगा, गैमीट प्रोड्यूस। अच्छा, इस वाले प्लांट से हमें बताना है कि गैमीट कौन से बनेंगे। तो 4 टाइप के गैमीट बनेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो 4 टाइप में 25% ये बनेगा, 25% ये, 25% ये, 25% ये। ठीक है, तो ओनली 25%, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, आप करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जॉर्ज मेंडल्स कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी for 7 years and proposed the laws of inheritance in living organisms. He invested character in the garden pea plant that were manifested as 2 opposite traits, tall or dwarf plant, yellow and wrinkle. इससे रिलेटेड हमें पूछना है। जस्ट उन्होंने बता दिया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन 7 ट्रेड्स का किया था उन्होंने और इस रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अमॉन्ग द 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड इन पी प्लांट्स एज स्टडीड बाय मेंडल, द नंबर ऑफ ट्रेड रिलेटेड टू फ्लावर, पॉड एंड सीड रेस्पेक्टिवली। मेंडल ने 7 कैरेक्टर की स्टडी की थी। पहला क्या था, पहले उसने लिया था प्लांट की हाइट, फ्लावर का पोजिशन, फ्लावर का कलर। फिर उसने सीड के बारे में क्या देखा था, सीड का शेप और सीड का कलर। फिर उसने पॉड के बारे में क्या देखा था, पॉड का शेप एंड पॉड का कलर। ठीक है, तो फ्लावर के भी 2 कैरेक्टर थे, पॉड के भी 2 थे एंड सीड के भी 2 थे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। द कलर बेस कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इन 7 कंट्रास्टिंग पेयर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। किस किस का कलर देखा था, फ्लावर का कलर देखा था, पॉड का कलर देखा था, सीड का भी कलर देखा था, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, मतलब 3 देखे थे उसने। ठीक है, कलर, अच्छा कलर की बात कर रहे हैं, कलर तो हाँ सीड का भी कलर देखा था उसने, सही बात है, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेफर टू गिवन टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड देखे थे। सीड की बात करें, सीड कलर में डोमिनेंट क्या था, येलो था, रिसेसिव था ग्रीन। फ्लावर कलर में वॉयलेट डोमिनेंट था, व्हाइट कैसा था, रिसेसिव था। पॉड शेप की बात करें तो फुल कैसा था, डोमिनेंट था, जबकि कॉन्स्ट्रिक्टेड मुरझाया हुआ कैसा था, रिसेसिव कैरेक्टर था। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल डोमिनेंट ट्रेड है, जबकि टर्मिनल कैसा है, रिसेसिव ट्रेड है। ठीक है, विच ऑफ द गिवन ट्रेड इज करेक्टली पेयर्ड, यानी हमें बताना है कौन कौन से पेयर्ड सही है। सारे ही सही है, मतलब सीड कलर की बात करें तो येलो डोमिनेंट था, जबकि रिसेसिव कैसा था, ग्रीन था, बिल्कुल सही है। फ्लावर कलर में भी वॉयलेंट डोमिनेंट था, व्हाइट रिसेसिव था। पॉट शेप में फुल यानी फुल फ्रेश एकदम जो पॉट था वो बिल्कुल डोमिनेंट था, और कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा था, रिसेसिव था। एक्सियल अपना डोमिनेंट था, जबकि टर्मिनल कैसा था, रिसेसिव था। तो सारे ही सही हैं, इसका ऑप्शन ए बी 3 4, हाँ ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेड स्टडीड बाय मेंडल वर। डोमिनेंट ट्रेड हमें बताने हैं कि डोमिनेंट ट्रेड कौन कौन से थे, हमें सारे कैरेक्टर पता होने चाहिए। मेंडल पे क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो जरूर ऐसे प्रैक्टिस करें। डोमिनेंट ट्रेड बताना है, राउंड डोमिनेंट है, ग्रीन सीड कलर नहीं, ग्रीन नहीं, येलो डोमिनेंट है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एंड एक्सियल ये तो सही है, पर सीड कलर की बात करें तो उसमें येलो डोमिनेंट है। टर्मिनल ये तो पहला ही गलत है, टर्मिनल तो अपना रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, वायलेट फ्लावर कलर ये सही है, ग्रीन पॉड कलर ये भी सही है, पॉड का जो कलर है वो ग्रीन कलर डोमिनेंट है, जबकि येलो रिसेसिव है। सीड में उल्टा है, सीड में जो कलर है वो येलो डोमिनेंट है और जो ग्रीन है वो रिसेसिव है। एंड राउंड सीड ये ऑप्शन सही है। रिंकल कहीं भी डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वर नॉट चूज बाय मेंडल। मेंडल ने क्या देखा था, पॉड का शेप भी देखा था, पॉड का कलर भी देखा था, फ्लावर और पोजीशन भी देखी थी, पोजीशन ऑफ पॉड नहीं देखी थी, सिर्फ पोजीशन किसकी देखी थी, फ्लावर की देखी थी। ऑप्शन डी सही होगा, है ना। हमसे पूछा है कौन सा नहीं चूज किया था, तो ऑप्शन डी नहीं चूज किया था।
ठीक है, डी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, पी प्लांट कैन हैव स्मूथ सीड और रिंकल सीड। ठीक है, स्मूथ कैसा है, डोमिनेंट है, जबकि रिंकल्ड सीड कैसा है, रिसेसिव है। वन ऑफ द फिनोटाइप इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, यानी स्मूथ सीड कैसा है, डोमिनेंट है रिंकल पे। अ फार्मर डिसाइड्स टू पॉलिनेट वन फ्लावर ऑफ अ प्लांट विद स्मूथ सीड यूजिंग पॉलन फ्रॉम प्लांट विद रिंकल सीड। ठीक है, प्लांट मेंडल ने क्या कराया, क्रॉस कराया स्मूथ सीड का किसके साथ कराया, रिंकल सीड के साथ। द रिजल्टिंग पी पॉड्स हैव ऑल स्मूथ सीड्स। हमें पता है जब डोमिनेंट का क्रॉस कराया जाता है रिसेसिव के साथ तो हमें F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट मिलता है, पर वो होता कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कौन सा निकाला जा सकता है सही, द एलील फॉर स्मूथ सीड्स इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल, बिल्कुल सही। ठीक है, द प्लांट विद स्मूथ सीड्स इज हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस तो F1 में मिलता है, हमें पेरेंट के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। द प्लांट विद रिंकल सीड इज होमोजाइगस, तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल गिव स्मूथ एंड रिंकल सीड इन सेम प्रोपोर्शन। हमें क्या मिलना है, सेम प्रोपोर्शन में चाहिए। अगर इनका क्रॉस कराया जाए तो प्रोजनी में क्या बनेगा, दिखने में तो वो कैसे होंगे, स्मूथ होंगे, पर हेट्रोजाइगस है तो यहीं कहीं पे भी रिंकल सीड नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इसका क्रॉस कराएं तो यहाँ पे हमें ये वाले प्लांट मिलेंगे और ये वाले प्लांट भी मिलेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन में मिल सकता है। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें भी सेम प्रोपोर्शन में नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिंकल कहीं मिलेगा नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। करके देख लेना, प्लांट यही मिलेगा इसमें, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, कहीं भी रिंकल नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो तो सारे प्लांट रिंकल मिलेंगे, सेम प्रोपोर्शन में हमें यही मिल रहे हैं। ठीक है, यही मिल सकते हैं। ठीक है, स्मूथ भी मिलेगा और रिंकल भी मिलेगा विद सेम प्रोपोर्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट विद डोमिनेंट फिनोटाइप, विद डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, कहाँ पे हमें दिखेगा जीनोटाइप विद डोमिनेंट, तो हमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट विद डोमिनेंट, तो ऑप्शन बी में हमें डोमिनेंट दिख सकता है। ठीक है, जो भी प्रोजनी बनेगी हमें पता लग जाएगा ये डोमिनेंट है, और आस में रिसेसिव भी मिल रहे हैं। यहाँ पे सारे प्लांट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर मिलेंगे, यहाँ पे कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर मिलेंगे, और हमेशा यही वाली कंडीशन ही मिलेगी। जबकि यहाँ पे हमें रिंकल भी मिलेगा तो प्रोपोर्शन मिल सकता है। यहाँ पे भी जो प्लांट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि दिखने में कैसे होंगे दिखने में हमेशा डोमिनेंट ट्रेड वाले होंगे, जबकि यहाँ पे हमें कैसे मिलेंगे, ये वाला प्रोपोर्शन मिलेगा, है ना, ये वाला मिलेगा। तो हमें जीनोटाइप पता लग जाएगा किसका, डोमिनेंट ट्रेड का। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन क्रॉसिंग ऑफ टू हेट्रोजाइगस स्मूथ सीड प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर, अ टोटल ऑफ 1000 प्लांट्स वर ऑब्टेन इन F1 जनरेशन, what will be the respective number of smooth and wrinkle seed obtained in F1 generation। ठीक है, 1000 प्लांट्स मिले हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले प्लांट्स मिलेंगे, है ना, यही 3 प्लांट्स मिलेंगे, है ना। यानी जो अगर फिनोटाइप की बात करें तो हमें 4 प्लांट में से 3 प्लांट तो दिखने में कैसे होंगे, डोमिनेंट यानी स्मूथ सीड वाले होंगे, जबकि 4 में से एक ही प्लांट कैसा होगा, रिसेसिव कैरेक्टर यानी रिंकल सीड वाला होगा। तो हमें बताना है स्मूथ एंड रिंकल का रेशो, तो हमें स्मूथ कितने मिलेंगे 1000 में, यानी 3:1 होता है फिनोटाइप, और इसके हिसाब से अगर निकालें हम तो 3 प्लांट, अगर हमें 4 प्लांट मिल रहे हैं तो उसमें 3 प्लांट कैसे हमारे स्मूथ वाले हैं, जबकि एक ही प्लांट कैसा है, रिंकल है। तो 1000 में आप परसेंटेज मुझसे अच्छा निकाल सकते हैं, तो 1000 में 3/1000 करके देख लेना। ठीक है, यानी 750 आपको मिलेगा कैसा, जो कि स्मूथ होगा। ओनली
250 प्लांट्स, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 750 आपको कैसे मिलेंगे, डोमिनेंट ट्रेट के साथ मिलेंगे, और एक ही प्लांट मतलब 250 प्लांट ऐसे मिलेंगे जो कैसे हैं, रिंकल्ड हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। द कैरेक्टर्स विच अपीयर इन फर्स्ट फेशियल जनरेशन यानी F1 जनरेशन आर कॉल्ड, कैसी होती है F1 जनरेशन में, कैसी होती है बच्चों, डोमिनेंट ही होती है ना, रिसेसिव का तो कहीं काम ही नहीं है। द कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड, डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमें विजिबल होता है, और यहीं से मेंडल ने क्या लॉ दे दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का। तो ये आज की क्लास के केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा चांसेस हैं चैप्टर हेरिडिटी से आने के, और इसके अलावा आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर से जो आपके बर्थ कंट्रोल मेथड है वहाँ से बन सकता है। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।